हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग हान ने नेबुला बेबी का ट्रस्ट जीत कर उससे 5 स्टार ब्रेसलेट उधार मांग लिया। वहीं पर यान ने लिन को डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर में ट्रैप कर दिया। उसके अंदर लव फॉरगेटिंग टैलिस्मान डाल के उसे फेंग हान की सर्वेंट बनने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए लिन ना चाहते हुए भी राजी हो गई। और फिर यान ने फेंग हान को गोल्डन बॉडी में लेवल अप करने के लिए बोल दिया। तो यान की सपोर्ट और 5 स्टार ब्रेसलेट की मदद से फेंग हान मैजिकल सीक्रेट रेल्म की फर्स्ट लेवल यानी माना स्टेज पर पहुंच गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी गुफा से होती है जहाँ पर फेंग हान ने लेवल अप किया था। इधर फेंग हान को देखकर पतलू की हालत टाइट हो गई थी। वो कहते बाप रे, बंदा तो माना लेवल पर पहुँच गया, ये तो मैजिकल सीक्रेट रेल्म है यार। अब तो इसमें सुपरनेचुरल पावर्स भी आ गई होंगी। जिसके बाद वो वहाँ से कल्टी मारने ही वाला था, मगर मोटू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि तुम एक माना स्टेज वाले बंदे की नाक के नीचे से कहीं भी नहीं जा सकते, इसलिए चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ, अपना मुँह बंद रखो और कोई हरकत नहीं करना। बस एक बार ये बंदा यहाँ से चले जाए, उसके बाद हम भी यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे। तो उसकी बात मानते हुए पतलू आराम सुकून से फेंग हान को छुप कर देख रहा था, मगर तभी फेंग हान ने भी उसे देख लिया, जिस वजह से पतलू डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। मगर तब तक फेंग हान वहाँ पर आ गया था। उसके कंधे पर हाथ रख के पूछ रहा था कि बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पतलू आराम से उसका हाथ हटाकर उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद वो कह रहा था कि सीनियर क्या इत्तेफाक है, देखो हम भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते रहते हैं और मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ पर मेरी मुलाकात होगी। शायद आपने अभी भी माना स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया है। जिसके बाद वो दोनों भी तुरंत ही उसे बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, मगर फेंग हान एक ही झटके में उन दोनों को बेहोश करके नीचे लेके आता है। नेबुला बेबी तो उन्हें देखकर बहुत हंस रहा था। वो कहता है ये दोनों बहुत ज्यादा फनी दिखते हैं। फिर फेंग हान मैजिकल ब्रेसलेट उसे वापस लौटाते हुए कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मैं लेवल अप कर पाया, अब मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस दे रहा हूँ। जिस पर नेबुला बेबी कह रहा था कि अगर मुझे मेरी माँ का खौफ नहीं होता तो मैंने ये ब्रेसलेट तुम्हें एज अ गिफ्ट दे दिया होता। और तभी वो ब्रेसलेट हवा में फ्लोट करने लगता है, जिसे देखकर वो बच्चा समझ गया था कि उसकी माँ अब से इल्यूजन से बाहर आ चुकी है, इसीलिए वो तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। मगर उसकी माँ ने उसे हवा में उठा लिया था। उस ब्रेसलेट को उसके सिर पे मारते हुए कह रही थी कि मैं जरा सी प्रैक्टिस करने क्या ही गई, तुम तो दोबारा से शरारत करने उतर गए। मैंने 1000 बार तुम्हें बाहर जाने से मना किया है, मगर तुम तो मेरी एक नहीं सुनते। जिस पर वो बच्चा कह रहा था कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैंने अफवाहें सुन रखी थी कि बाई हाईचान गायब हो चुका है और सभी इमॉर्टल्स और डीमन उसे ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा था। जिसके बाद वो डर के मारे फेंग हान के पीछे छुप जाता है। उसकी बातें सुनकर मिसेस स्टार लॉर्ड कहती कि मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से जानती हूँ, तुम बस खेलने के लिए यहाँ आए थे, और रही बात हुआंग चुआन के खजाने को ढूंढने की तो तुम उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करोगे। जिस पर वो बच्चा कह रहा था कि हाँ माँ, मुझे पता ही था कि आपको मेरी सारी बातें झूठ लगेगी, खैर अब तो मुझे आपके साथ जाना ही होगा। तभी उसकी मदर कह रही थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मुझे अच्छे से पता है, शुक्र है ऊपर वाले का कि इस बार तुम्हारी मुलाकात अच्छे बंदे से हुई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जिसके बाद वो फेंग हान से कह रही थी कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तो मैं तुम्हें बिना रिवॉर्ड दिए यहाँ से नहीं जा सकती। ये देखो, ये है स्टार डाउ जायंट मैजिक पिल, मैंने अभी अभी इसे रिफाइन किया था, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये पिल तुम्हारी कल्टीवेशन के लेवल्स को स्टेबलाइज करने में मदद करेगी। अगर तुम्हारे अंदर हेवन के सीक्रेट को समझने की एबिलिटी है तो ये पिल तुम्हारे आगे चल के बहुत काम आएगी। इसलिए फेंग हान तुरंत ही उस पिल को एक्सेप्ट करके उन्हें थैंक यू बोल रहा था। इधर वो बच्चा उसके कान में कह रहा था कि जब भी तुम्हें वक्त मिले ना, मेरे साथ खेलने आ जाओ। तो उसकी माँ कहती क्या कहा तुमने, जरा मुझे भी बताओ। तो बच्चा तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लेता है, जिसके बाद वो सीधे ब्रेसलेट के अंदर चला गया। अब मिसेस स्टार लॉर्ड फेंग हान से कह रही थी कि तुम बहुत रहम दिल हो, तुमने मेरे बच्चे की मदद की है, और हाँ 5 सालों के बाद इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर हमारी मुलाकात होगी। जिसके बाद वो फेंग हान को गुड बाय बोलकर वहाँ से ही चली जाती है। उसके जाते ही यान वहाँ पर आ गया था। वो फेंग हान को बताता है कि ये कॉन्फ्रेंस 60 सालों में एक बार रखी जाती है, इसका लोकेशन है फेरीलैंड, वहाँ पर इमॉर्टल स्टोन गेट है और हम उस कॉन्फ्रेंस को जरूर अटेंड करेंगे। तभी फेंग हान उससे कहता है कि फिलहाल तो हमें एक अर्जेंट मैटर को सॉल्व करना होगा। देखो, मैंने मेरे मास्टर बाय हाईचान को लॉन्गयॉर्न रिवर के किनारे दफनाया था, वो काम मैंने काफी जल्दबाजी में किया था, तो उनकी डेड बॉडी
बॉडी किसी को भी मिल सकती है और अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि हम उनके रिमेन्स को जियाओ फू इंपीरियल टेरिटरी में ले जाए, वहाँ पर वो ज्यादा सेफ रह सकते हैं। जिसके बाद वो यान को नेबुला की माँ ने दी हुई पिल थमा देता है। वो कह रहा था कि जरा इस पिल को चेक करके कंफर्म करो कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। ये सुन के तो यान की हंसी छूट गई। वो कहता सही कहा, इमॉर्टलिटी का सफर खतरों से भरा पड़ा है। अगर तुम्हें लंबा सफर तय करना है तो तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। खैर इस पिल को तुम्हें बाद में चेक कर लूंगा, फिलहाल इन दो नमूनों का क्या करना है वो बताओ। तो फेंग हान जमीन पर अपना पाँव पटक के उन दोनों को हवा में उठा लेता है। जिसके बाद फेंग हान ने उन दोनों को बड़े ही जोरों से दोबारा से जमीन पर पटक दिया था। इधर यान जल्दी से पहाड़ की चोटी पर जाके बैठ गया था ताकि वो तमाशे के मजे ले पाए। इधर ये दोनों जैसे तैसे होश में आ गए थे। पतलू तुरंत ही फेंग हान को बता रहा था कि बड़े भाई हम तो यहाँ पर बस प्रैक्टिस करने आए थे, पता नहीं आप हमारी इतनी तगड़ी धुलाई करने पर क्यों तुले हो, क्या आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है। जिस पर फेंग हान कह रहा था चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ और इस बार सोच समझ के मुंह खोलना, अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे। उसका सवाल सुनकर मोटू पतलू तो बहुत कंफ्यूज हो गए और उन्हें अपनी जान की भी फिक्र थी। इसीलिए मोटू कहता है बड़े भाई आप उस नैन्शियान को तो जानते ही होंगे, दरअसल उसी ने हमें आप पर नजर रखने यहाँ भेजा था। भाई वो तो आपको जान से मारना चाहता है, बताओ कितना कमीना बंदा है वो, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने अभी तक न जाने कितने ही टैलेंटेड डिसाइपल को खत्म किया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे बड़े भाई फेंग हान के खिलाफ साजिश करे। उसने जो भी किया है ना भाई वो गुनाह माफी के लायक नहीं। उसकी बातें सुनकर पतलू में भी जोश आ गया था। वो कहता हाँ बिल्कुल हम सभी युवा सिख के डिसाइपल है और ऐसा बर्ताव हम अपने भाइयों के साथ करें, ना ना ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। भाई मेरे अंदर ज्यादा ताकत नहीं है, अगर मैं पावरफुल होता तो उस नानशान का गला अपने हाथों से घोट देता, मैं उस कमीने का खून पी लेता। जिस पर मोटू कहता है हाँ यार तुम सही कह रहे हो। इधर फेंग हान तो बड़े आराम से उन दोनों की नौटंकी देख रहा था और पतलू तो बस उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि इतने बड़े बड़े झूठ फेंक के मारने के बाद फेंग हान हमें यहाँ से जाने देगा, मगर फेंग हान तो बस सुनने का काम करता है। इसीलिए पतलू खुद ही कहता है भाई जैसे मैं सिख में वापस जाऊंगा इस मसले को हल कर दूंगा, हमने ये सब कांड बंद करवानी चाहिए। मैं नानशान की इस गुनाह का रिपोर्ट खुद ही लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर को कर दूंगा। मगर फेंग हान को पता था कि ये लोग तो बस नौटंकी कर रहे हैं, तो कहता है मैं तुम दोनों का मुंह बंद करने के लिए तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, इसीलिए तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें वापस भेजने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम नानशान के लिए काम करते रहो। ये सुन के वो दोनों भी थोड़ा सा चौंक गए थे। इधर फेंग हान दो टेलिस्मान बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था कि तुम नानशान को वही बातें बताओगे जो मैं तुम्हें कहने के लिए बोलूंगा। जिसके बाद उन दोनों स्पेल्स को मोटू पतलू के माइंड में डाल देता है। वो कह रहा था कि तुम तो बस मेरे कहने पर चलोगे, अगर तुमने खुद का दिमाग लगाया तो बस मेरे एक इशारे पर ये दोनों स्पेल तुम लोगों को खत्म कर देंगे। तुम दोनों की स्पिरिचुअलिटी की बात अब कुछ टाइम के लिए कट ऑफ रहेगी। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा निराश हो गए थे, मगर फेंग हान उनका मालिक बन गया, जिस वजह से उन्हें फेंग हान के ऑर्डर्स को तो फॉलो करना ही था। जिसके बाद फेंग हान उन्हें 2 ब्लेड गिफ्ट करता है, इन्हें डीमन नाइव्स कहा जाता था और इस गिफ्ट को पाकर वो दोनों भी खुश हो गए थे। वो तो फेंग हान के चरणों के दास बन गए। जिसके बाद फेंग हान उन्हें अपने पास बुलाकर कुछ बातें बता देता है और यही बातें उन्हें नानशान तक पहुंचानी थी। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अब यान फेंग हान से कह रहा था कि तुमने तो उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया। जिस पर फेंग हान कहता है कि जो लोग लालची और मौत से डरने वाले होते हैं उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं होता, अगर उन्हें थोड़े बहुत बेनिफिट्स दे दो तो वो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और वैसे भी उन दोनों की मौत मेरे एक थॉट पर डिपेंड करती है। जिस पर यान कहता है हाँ ये तो सही था, ऐसे ही हम किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, देखो मैंने भी वही किया। जिसके बाद वो लिन को वहाँ पर बुला लेता है। वो फेंग हान को बता रहा था कि इसके अंदर भी लव फॉरगेटिंग चार्म डाला गया है, अगर आगे चल के हमें इसकी इरादे ठीक नहीं लगे तो हम इसे भी बस सोच के ही मार सकते हैं। अब लिन तो सीधा फेंग हान को एम्परर कह के ग्रीट करती है, मगर फेंग हान उसकी ग्रीटिंग से ज्यादा खुश नहीं था। वो कहता है एम्परर और मैं, अगर किसी को पता चला कि मैं इतना कमजोर होके भी खुद को डीमन एम्परर समझता हूँ तो लोग मुझे खत्म कर देंगे, इसीलिए याद रखना तुम भूले से भी मुझे एम्परर नहीं बुलाओगी, और आज के बाद तुम भी कोई डीमन नहीं हो, तुम्हारा नाम होगा शाओलिंग और तुम मेरी सर्वेंट हो, इसलिए तुम मुझे अपने मालिक जैसा ट्रीट करोगी। तो शाओलिंग कहती जी हुजूर जैसा आप चाहो। अब यान उसका डिमोनिक लुक चेंज करने लगता है। शाओलिंग का नया फॉर्म देखकर फेंग हान काफी ज्यादा चौंक गया था, वो सेम टू सेम होंगी जैसी ही दिख रही थी, मगर फेंग हान को पता था कि ये उसकी दोस्त होंगी नहीं बल्कि एक डीमन है, तो वो यान को गुस्सा करने लगता है। उसे पता था कि यान उसके मजे ले रहा है। यान उसे कहता है कि यार मुझे तो लगा था कि ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी, खैर कोई नहीं। जिसके बाद वो दोबारा से होंगी को बदल के एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर देता है। इधर
शाओलिंग सोच रही थी कि इस बंदे के पास टैलिस्मान का कंट्रोल है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से भाग नहीं सकती। लेकिन आज न कल मैं फेंगहान का काम जरूर से तमाम कर दूंगी। जिसके बाद ये लोग लॉन्ग युआन नदी की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद उस प्रोविंस में पहुंच गए थे। ये लोग थोड़ा सा आराम करने के लिए होटल में रुक गए थे, तो वहाँ का वेटर उनसे कहता है कि शायद आप लोग मुसाफिर हो, देखो हमारा राज्य बहुत प्यारा है, आप यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके ही आगे जाओ। तो फेंगहान भी उसकी बात मान लेता है। अब वो बंदा उनके शहर की खास फैमिली यानी कि फेंग फैमिली के बारे में बताने लगता है। वो कह रहा था कि फेंग फैमिली में एक इमॉर्टल है, उसका नाम किंग शुई है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब उसकी एक्साइटमेंट देख के शाओलिंग उससे कहती है कि लोग एनलाइटनमेंट अचीव करके इमॉर्टल बन जाते हैं, मगर तुम्हें इतना खुश होने की क्या जरूरत है। तो वेटर उससे कह रहा था कि ओए लड़की ऐसी बातें नहीं करो, देखो वहाँ पर भी एक इमॉर्टल है और वो हमारे होटल का मेहमान है, तो मेरा इमॉर्टल्स के लिए खुश होना तो बनता ही है। जिसके बाद वो बंदा उन्हें और बातें बता रहा था और ये दोनों भी चुपचाप से उसकी सारी बकवास सुनते जा रहे थे। वो बंदा कहता है कि फेंग फैमिली की बंदी बचपन से ही बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी और अब देखो वो इमॉर्टल बनने के बाद एक परी जैसी नजर आती है। उसकी बातों से तंग आकर शाओलिंग अपने मैजिक के साथ खेलना शुरू कर देती है, मगर फेंगहान उसे घूर कर देख रहा था तो तुरंत ही अपना मैजिक बंद कर देती है। जिसके बाद फेंगहान उस वेटर की बकबक बंद करने के लिए उससे कहता है कि जाओ और हमारा बिल लेके आओ, और तभी उन्हें घोड़ों की आवाज आती है। ये लोग देखते हैं कि एक स्टेबल बॉय को बुरी तरह से पीटा जा रहा था क्योंकि वो घोड़े को छोड़कर थोड़ी देर के लिए पानी पीने गया था। ये सब देख के फेंगहान को अपने पुराने दिन याद आते हैं। उसे भी ऐसे ही बेवजह पीटा जाता था। वो कहते पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, मगर उन बेचारों के पास कोई मौका नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात को हजारों सालों पहले से ही मॉर्टल्स और डीमंस कंट्रोल करते आए हैं, इसलिए मॉर्टल्स कभी भी इस राह पर नहीं चल पाएंगे। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उन्हें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस पर शाओलिंग कह रही थी कि यहाँ पे सभी को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इनफैक्ट डीमंस को भी अपना पेट पालने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। वेल सबकी अपनी अपनी तकदीरें हैं और मॉर्टल्स भी उन्हीं में से एक है। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई स्ट्रगल की है। तो फेंगहान उसे बताता है कि मैं भी एक मॉर्टल था, मगर हेवंस ने मेरी जो किस्मत लिखी थी मैं उसके अगेंस्ट चला गया। मैं किसी का गुलाम था और मुझे पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था। मेरी छोटी सी गलती पर मुझे जानवरों जैसा पीटा जाता था और इसी वजह से मैंने मार्शल आर्ट सीखी। मैं दिन भर काम करता था और रात के समय छुप कर प्रैक्टिस करता था। पूरी फेंग फैमिली में मेरी जितनी मेहनत आज तक किसी ने भी की नहीं होगी और इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। उसकी बातें सुनकर तो शाओलिंग की बोलती ही बंद हो गई थी। अब फेंगहान ड्रिंक करते हुए इससे कह रहा था कि मैं मेरी किस्मत के अगेंस्ट जाकर डेस्टिनी को चेंज करूंगा, भले इसका अंजाम कुछ भी हो, लेकिन कोशिश करना मेरा काम है, क्योंकि मैं फेंगहान तकदीर पर भरोसा नहीं करता। जिसके बाद वो जोश में आकर अपना जाम गटक लेता है। वो कह रहा था कि मैं दुनिया की सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल को अचीव करूंगा, इसके लिए मुझे अर्थ एंड हेवन के साथ फाइट करनी होगी, लेकिन मैं कुछ भी करके रीइंकार्नेशन को रीइन्वेंट करूंगा। मैं सभी लिविंग बींग्स के लिए इमॉर्टलिटी की बात ओपन करूंगा ताकि वो भी मेहनत करके पावरफुल बने। मैं इस दुनिया में इक्वालिटी लेके आऊंगा, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। फेंगहान की सारी बातें वहाँ बैठे इमॉर्टल ने भी सुन ली थी। शाओलिंग तो उसके इरादे देखकर ही हैरान थी और वही दूसरी तरफ यान के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि आज फेंगहान ने खुद ही उसे बता दिया था कि वो इस दुनिया का एम्परर बन के यहाँ पर शांति कायम करेगा। इधर शाओलिंग देखती कि उस इमॉर्टल ने उनकी सारी बातें सुन ली है। जिसके बाद वो अपना जाम खत्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ब्रीदिंग में मैजिक था, तो ये लोग भी होटल से बाहर चले आते हैं ताकि ये उसे फॉलो कर पाए। और तभी इन्हें एक खास ट्रेजर नजर आता है। शाओलिंग कहती है कि ये ट्रेजर तो टियानजू सेक का है और इसे फाइजेड किंग कोल्ड्रन भी कहा जाता है, मगर ये ट्रेजर तो कई सालों पहले लॉस्ट हो गया था और आज ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। तो अब ये दोनों भी उस कोल्ड्रन को फॉलो करने निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।